सोचिए जरा, एक ऐसा राज्य जिसे लोग सालों तक सिर्फ माइग्रेशन, गरीबी, करप्शन और कास्ट पॉलिटिक्स के नाम से जानते रहे, जहां डेवलपमेंट एक सपना था और गवर्नेंस एक मजाक। लेकिन इसी मिट्टी से निकला एक आदमी जिसने अपनी पॉलिटिक्स को बार बार रीशेप किया, बार बार गिरा और हर बार उठ खड़ा हुआ। वही आदमी है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की कहानी सिर्फ एक पॉलिटिशियन की स्टोरी नहीं है, बल्कि यह है बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्रयोग। और आज जब हम बिहार की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो चाहे आप उन्हें पसंद करें या नफरत करें, एक सच को डिनाई नहीं कर सकते कि बिना नीतीश के बिहार की पॉलिटिकल कहानी अधूरी है। अब सवाल यह है कि आखिर ये आदमी बना कैसे? इसके पास ऐसा क्या था जो इसे बार बार सत्ता तक ले आया? और इसकी जर्नी में कौन कौन से ऐसे मोड़ आए जिसने बिहार की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली बदल दिया? चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। नीतीश कुमार का जन्म हुआ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार में। उनके पिता फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए थे और खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थे, यानी घर में पहले से ही सोशल अवेयरनेस और पब्लिक सर्विस का माहौल था। नीतीश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से। अब सोचिए, एक इंजीनियर पॉलिटिक्स में क्यों आएगा? इसका जवाब है जेपी मूवमेंट। साल था 1974। पूरा देश इंदिरा गांधी की अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के खिलाफ उठ खड़ा हो रहा था। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसी आंदोलन में एक युवा नीतीश कुमार भी शामिल हुए और यहीं से उनके अंदर पॉलिटिक्स का कीड़ा जागा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, नीतीश कभी भी फायरी ऑरेटर नहीं रहे, नहीं क्राउड पुलर लीडर रहे। उनका स्टाइल हमेशा रहा लो प्रोफाइल, काम, कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजी बेस्ड, और यही उनकी यूएसपी बनी। जेपी मूवमेंट के बाद नीतीश ने लोकदल ज्वाइन किया, फिर जनता दल, और फिर स्लोली स्टेडली उन्होंने अपनी जगह बनाई। उस समय बिहार की पॉलिटिक्स डोमिनेटेड थी लालू प्रसाद यादव जैसे मास लीडर से। लालू की राजनीति थी कास्ट एम्पावरमेंट की, सोशल जस्टिस का नारा। वहीं नीतीश ने खुद को प्रोजेक्ट किया एज डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर। अब इमेजिन कीजिए उस दौर को, 1990 के दशक का बिहार। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स, किडनैपिंग इंडस्ट्री बूम पर, रोड्स टूटी हुई, बिजली सपने जैसी, और पूरा यूथ माइग्रेट कर रहा था। उस दौर में गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं थी। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई लीडर डेवलपमेंट की बात करता है तो नेचुरली वो लोगों को अलग लगता है, और यहीं से नीतीश की पहचान बनी, एक अल्टरनेटिव विजन वाले नेता की। नीतीश की पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें दो चीजें याद रखनी होंगी। पहला, उनका आइडियोलॉजिकल बेस हमेशा रहा सोशलिज्म। दूसरा, उनका पॉलिटिकल करियर हमेशा रहा अलायंसेस एंड एडजस्टमेंट्स पर डिपेंडेंट। अब जरा सोचे ऑडियंस पर्सपेक्टिव से, अगर आपको कोई ऐसा आदमी दिखे जो बार बार डिफरेंट पार्टी से हाथ मिलाता है, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, तो आप नेचुरली उसे ऑपर्चुनिस्ट कहेंगे। लेकिन नीतीश की कहानी सिर्फ ऑपर्चुनिज्म की नहीं है, बल्कि सर्वाइवल और कंपल्शन की भी है। और ये कंपल्शन हमें तभी समझ आएगा जब हम बिहार की पॉलिटिक्स की जमीन को डिटेल में समझेंगे। तो जरा पीछे चलते हैं, आजादी के बाद का बिहार। उस समय कांग्रेस डोमिनेंट थी, लेकिन धीरे धीरे बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स राइज होने लगी। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने ओबीसी एम्पावरमेंट की नींव रखी। फिर आया लालू यादव का दौर, जहां बैकवर्ड क्लासेस को अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल पावर मिली। लेकिन इस पॉलिटिक्स का दूसरा साइड इफेक्ट था गवर्नेंस का कंप्लीट कोलैप्स। यही वो जगह थी जहां नीतीश ने एंट्री की और खुद को प्रोजेक्ट किया एज सुशासन बाबू। नीतीश का अर्ली पॉलिटिकल करियर इंटरेस्टिंग है। वो कई बार एमपी बने, सेंट्रल मिनिस्टर भी बने। रेलवे मिनिस्ट्री में उनकी परफॉर्मेंस काफी डिस्कस हुई। एक समय तो उनका नाम नेशनल पॉलिटिक्स में भी उठा जब उन्होंने रेलवेज को प्रॉफिट में लाने का क्रेडिट लिया। लेकिन उनका असली मैदान था बिहार, और डेस्टिनी ने उन्हें वहीं वापस खींचा। तो ऑडियंस को एक बात क्लियर करनी होगी, नीतीश की कहानी कोई ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं है। ये कहानी है 3 दशक से भी ज्यादा लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल की। जेपी मूवमेंट से शुरू होकर लालू यादव की छाया में छोटे नेता से निकलकर और फाइनली खुद चीफ मिनिस्टर बनकर गवर्नेंस का नया नैरेटिव बनाने तक की। अब अगर आप ऑडियंस हैं तो आप नेचुरली पूछेंगे, ठीक है, नीतीश की एंट्री समझ आए, बैकग्राउंड समझ आया, लेकिन ये आदमी इतना रेलेवेंट क्यों बना रहा? इतने साल पाव में रहने के बाद भी क्यों लोग इसे इग्नोर नहीं कर पा रहे? यही है हमारी कहानी का अगला हिस्सा। आने वाले भागों में हम देखेंगे कि कैसे नीतीश ने बिहार की ग्राउंड रियलिटी बदलने की कोशिश की, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, लॉ एंड ऑर्डर, विमेन एम्पावरमेंट, और कैसे उन्होंने सुशासन बाबू की इमेज बनाई। लेकिन साथ ही ये भी देखेंगे कि इस इमेज के पीछे कौन कौन सी क्रैक्स छुपी हुई थी। तो तैयार रहिए, अगला भाग खोलेगा वो पंडोरा बॉक्स, जहां डेटा भी होगा, स्टोरीज भी होंगी, और वो सारे सवाल भी जिनका जवाब हर बिहारवासी ढूंढता है कि नीतीश कुमार का लेगेसी क्या है। अब पिक्चर की शुरुआत करते हैं साल 2005 से। उस समय बिहार को देश के सबसे बैकवर्ड स्टेट्स में गिना जाता था। प्लानिंग कमीशन के आंकड़े कहते हैं
कि बिहार की पर कैपिटा इनकम थी सिर्फ 7,000 रुपए सालाना, जबकि पूरे भारत का एवरेज था 28,000 रुपए, यानी गैप 4 गुना से भी ज्यादा। अब जरा सोचिए, गांव में सड़क नहीं, बिजली सप्लाई हार्डली 4 से 5 घंटे, और क्राइम इतना हाई कि लोग अपने बच्चों को शादी ब्याह में बाहर भेजने से डरते थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार साल 2004 में किडनैपिंग केसेस में बिहार पूरे देश का 14% शेयर रखता था। ये कोई मजाक नहीं था, ये था एक डरावना सच। इसी माहौल में सत्ता में आए नीतीश कुमार। उनका पहला फोकस रहा लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए और पुलिस को अकाउंटेबिलिटी दी। नतीजा, साल 2004 से लेकर 2010 तक किडनैपिंग केसेस में लगभग 35% की गिरावट आई। मर्डर केसेस में भी लगभग 20% रिडक्शन दर्ज हुआ। ऑडियंस कनेक्ट करती है यहाँ, क्योंकि हर फैमिली ने उस समय क्राइम फेस किया था। अब आते हैं रोड्स पर। बिहार में साल 2005 में टोटल रूरल रोड लेंथ थी सिर्फ 70,000 किलोमीटर। गवर्नमेंट डेटा कहता है कि अगले 10 सालों में, यानी 2015 तक, ये बढ़कर 1,54,000 किलोमीटर हो गई, यानी दुगनी से भी ज्यादा। नेशनल हाईवे का एक्सपांशन भी हुआ। साल 2005 में जहां टोटल एनएच लेंथ सिर्फ 3,900 किलोमीटर थी, वहीं 2015 तक ये बढ़कर 4,400 किलोमीटर हो गई। इमेजिन कीजिए, गांव जो पहले बरसात में पूरी तरह कट जाते थे, वहां अब पक्का रोड पहुंच चुकी थी। इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे बड़ा सवाल था। 2005 में बिहार का एवरेज पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था 500 यूनिट्स, नेशनल एवरेज का 1/3। 2015 तक ये बढ़कर 900 यूनिट्स हुआ। गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए RGGVY, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, और बाद में राज्य की स्कीम्स का बड़ा रोल रहा। सेंसस डेटा कहता है कि 2001 में सिर्फ 22% हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाइड थे। 2011 तक ये 64% हो गए, यानी इंप्रूवमेंट विजिबल था। एजुकेशन, नीतीश ने इस सेक्टर में भी बोल्ड मूव्स लिए। उनका सबसे फेमस प्रोग्राम रहा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। डेटा कहता है कि 2006 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो गर्ल एनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में थी लगभग 12 लाख। सिर्फ 5 साल बाद, यानी 2011 में ये बढ़कर 17 लाख हो गई, यानी 45% जंप। लिटरेसी रेट ओवरऑल भी बढ़ा। 2001 की सेंसस में बिहार की लिटरेसी थी 40%, जबकि 2011 में ये बढ़कर 63% हो गई। इसमें फीमेल लिटरेसी में जंप सबसे बड़ा था, 43% से बढ़कर 53%। हेल्थ सेक्टर, ऑडियंस यहां भी डेटा चाहती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1 साल से पहले बच्चों की डेथ, बिहार में साल 2005 में थी लगभग 55 प्रति हजार लाइव बर्थ्स। 2015 तक ये घटकर 41 पर आ गई। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में भी बड़ा बदलाव। 2005 में सिर्फ 13% डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में होती थी। 2015 तक ये बढ़कर 61% हो गई। ये जंप लार्जली जनी सुरक्षा योजना और आशा वर्कर्स की वजह से हुआ। अब बिहार की इकोनॉमी पर आते हैं। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 2005 से 2010 तक बिहार की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रही 11.3%, पूरे भारत में हाईएस्ट। इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी वीक रहा, लेकिन एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने ग्रोथ खींची। पावर्टी रेशियो भी रिड्यूस हुआ। साल 2004-05 में पावर्टी रेशियो था 55%, 2011-12 में ये घटकर 44% हुआ, यानी लगभग 11% पॉपुलेशन पावर्टी से बाहर आई। अब ऑडियंस जरा इलेक्शन नंबर्स भी सुनिए। 2005 के बाद जब 2010 का चुनाव हुआ तो जेडीयू बीजेपी अलायंस ने रिकॉर्ड मैंडेट जीता, कुल 226 सीट्स। वोट शेयर में भी बड़ा जंप, जेडीयू को लगभग 22%, बीजेपी को लगभग 16%। ये मैंडेट साफ मैसेज था कि लोग नीतीश के सुशासन नैरेटिव को एक्सेप्ट कर चुके थे। सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो नीतीश ने इंट्रोड्यूस किया महादलित कैटेगरी। बिहार में दलित पॉपुलेशन लगभग 16% है, जिसमें से 50 सबकास्ट्स थी। इनमें से 2 दर्जन कास्ट्स को महादलित कैटेगरी में डालकर नीतीश ने न्यू सपोर्ट बेस क्रिएट किया। इसके साथ साथ उन्होंने ईबीसी पॉपुलेशन, जो बिहार में लगभग 30% है, को भी पॉलिटिकली एम्पावर किया। पंचायत इलेक्शंस में 50% रिजर्वेशन विमेन के लिए देकर उन्होंने विमेन को भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में खींचा। ऑडियंस, जरा ये पिक्चर सोचिए। एक तरफ रोड्स डबल हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी रीच 3 गुना बढ़ रही है, लड़कियों का एनरोलमेंट 5 साल में 5 लाख बढ़ रहा है, पावर्टी रेशियो गिर रहा है, और दूसरी तरफ क्राइम रिड्यूस हो रहा है। यही वो नैरेटिव था जिसने नीतीश को नेशनल मीडिया में सुशासन बाबू बना दिया। लेकिन ध्यान रहे, क्रैक्स भी मौजूद थे। बिहार की पर कैपिटा इनकम 2015 तक भी सिर्फ 24,000 रुपए रही, जबकि नेशनल एवरेज उस समय 76,000 रुपए थी, यानी गैप अभी भी 3 गुना से ज्यादा। माइग्रेशन भी जारी रहा। NSSO सर्वे कहता है कि 2012 में बिहार के लगभग 47% हाउस होल्ड्स में कम से कम एक माइग्रेंट वर्कर था। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टेट में नहीं बन रही थी। तो ऑडियंस, यहां से 2 नैरेटिव्स निकलते हैं। एक तरफ गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में अनप्रेसिडेंटेड इंप्रूवमेंट्स, और दूसरी तरफ जॉब्स,
इंडस्ट्रीज और सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का वैक्यूम। यही बैलेंस डिफाइन करता है नीतीश का पहला डेकेड, और यही सस्पेंस छोड़ता है अगली कहानी के लिए, जब अलायंसेस टूटे, पार्टनर्स बदले और नीतीश की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हुए। अब तक हमने देखा कि कैसे साल 2005 से 2015 तक नीतीश कुमार ने बिहार को रोड्स, बिजली, स्कूल एनरोलमेंट और क्राइम रिडक्शन जैसे सेक्टर्स में इंप्रूव किया। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और सच कहें तो नीतीश कुमार की कहानी अचीवमेंट्स जितनी ही उनकी कमजोरियों और कंट्रोवर्सी से भी जुड़ी है। अब इमेजिन कीजिए, एक आदमी जिसने शुरुआत में सुशासन बाबू का तमगा पाया, वही आदमी धीरे धीरे पलटू राम कहलाने लगा। आखिर क्यों? चलिए डेटा और फैक्ट से इस पजल को खोलते हैं। अलायंस बदलने की राजनीति। ऑडियंस, साल 2005 से शुरू करके आज तक यानी 2024 तक नीतीश कुमार ने कुल 7 बार गठबंधन बदला। ये अपने आप में रेयर है। 2005 बीजेपी के साथ अलायंस, सीएम बने। 2010 बीजेपी के साथ मैसिव जीत। 2013 मोदी को पीएम फेज घोषित करने पर बीजेपी से अलग। 2015 आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीता। 2017 आरजेडी पर करप्शन चार्जेस आते ही फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया। 2022 बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में लौटे। 2024 फिर से पॉलिटिकल ड्रामा और नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस की चर्चाएं। ऑडियंस सोचिए, 7 बार अलायंसेस बदलना। यही कारण है कि सोशल मीडिया और पॉलिटिकल राइवल्स उन्हें पलटू राम कहने लगे। जॉब्स और इंडस्ट्री का वैक्यूम। अब डेटा पर आते हैं। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉब्स की कमी और माइग्रेशन। एनएसएसओ सर्वे 2012 के अनुसार बिहार के 47% हाउस होल्ड्स में एटलीस्ट एक माइग्रेंट वर्कर है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2018 कहती है कि बिहार से हर साल लगभग 20 लाख लोग बाहर माइग्रेट करते हैं, मोस्टली दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। स्टेट गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 बताता है कि बिहार में ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन स्टेट जीडीपी में सिर्फ 5% है। ऑडियंस, इमेजिन कीजिए, रोड्स बन रही है, बिजली आ रही है, लेकिन फैक्ट्री, इंडस्ट्री नहीं खुल रही। यूथ एजुकेटेड हो रहा है, लेकिन जॉब्स लोकल लेवल पर अवेलेबल नहीं है। यही रीजन है कि आज भी बिहार की आइडेंटिटी बनी हुई है स्टेट ऑफ माइग्रेंट्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी वरीइंग है। सीएमआई डेटा 2022 के अनुसार बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 13% थी, जो नेशनल एवरेज 6% से डबल है। एजुकेशन और क्वालिटी क्राइसिस। हाँ, एनरोलमेंट बढ़ा, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन अभी भी चैलेंज है। असेर सर्वे 2019 बताता है कि बिहार के सिर्फ 42% क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 का टेक्स्ट बुक फ्लुएंटली पढ़ पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर एब्सेंटिज्म हाई है। सर्वेस कहते हैं कि औसतन 30% टीचर्स एब्सेंट रहते हैं किसी भी रैंडम दिन। हायर एजुकेशन का गेर, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बिहार में सिर्फ 13% है, जबकि नेशनल एवरेज है 25%। ऑडियंस, इसका मतलब ये कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी लर्निंग नहीं हो रही। साइकिल स्कीम और यूनिफॉर्म्स ने एनरोलमेंट बढ़ाया, लेकिन लर्निंग आउटकम में उतना इंप्रूवमेंट नहीं आया। हेल्थ केयर सिस्टम की कमजोरियां। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ, लेकिन बिहार की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी सबसे कमजोर है। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2020 में बिहार को बॉटम टू स्टेट्स में रखा गया। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो बिहार में सिर्फ 1 डॉक्टर प्रति 17,000 लोग, जबकि WHO स्टैंडर्ड है 1 डॉक्टर प्रति 1,000। हॉस्पिटल बेड रेशियो भी अलार्मिंग है, 1 बेड प्रति 1700 पॉपुलेशन। कोविड काल में ऑडियंस ने लाइव देखा कि कैसे बिहार का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हुआ। ऑक्सीजन शॉर्टेज, हॉस्पिटल बेड क्राइसिस और माइग्रेंट लेबरर्स की दुर्दशा, ये सब नीतीश सरकार की क्रेडिबिलिटी को हिट कर गया। लॉ एंड ऑर्डर का दूसरा पहलू। हाँ, किडनैपिंग केसेस रिड्यूस हुए थे, लेकिन बिहार में क्राइम आज भी बड़ा मुद्दा है। एनसीआरबी डेटा 2019 कहता है कि बिहार में टोटल आईपीसी केसेस थे 2,88,000, जो यूपी और महाराष्ट्र के बाद थर्ड हाईएस्ट था। रेप केसेस में भी स्टेडी इंक्रीज दिखा। 2005 में जहां लगभग 800 रेप केसेस थे, वहीं 2018 में ये बढ़कर लगभग 1200 हो गए। मर्डर केसेस में भी बिहार कंसिस्टेंटली टॉप 3 स्टेट्स में रहा। ऑडियंस यहां कनेक्ट करेगी, क्राइम रिडक्शन का इनिशियल सक्सेस था, लेकिन सस्टेनेबल लॉ एंड ऑर्डर अभी भी बिग चैलेंज है। करप्शन एलिगेशंस और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। ऑडियंस, याद रखिए, नीतीश खुद पर्सनली करप्शन फ्री इमेज रखते हैं, लेकिन उनकी सरकार पर करप्शन चार्जेस बार बार आए। सृजन स्कैम 2017, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का स्कैम। फ्लड रिलीफ और रेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इरेगुलरिटीज। पंचायत लेवल पर फंड्स लीकेज हाई। कैग रिपोर्ट 2019 कहती है कि बिहार में सिर्फ 60% फंड्स इफेक्टिवली यूज हुए, बाकी या तो अनयूटिलाइज रहे या मिसयूज्ड। ये सब चीजें उनकी सुशासन बाबू इमेज को वीक करती है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, पलटू राम इमेज। ऑडियंस, इमेजिन कीजिए, आप किसी नेता को वोट देते हैं बीजेपी के साथ अलायंस में, और कुछ साल बाद वही नेता आरजेडी के साथ।
फिर अचानक वापस बीजेपी के साथ, फिर अचानक वापस आरजेडी के साथ। यही रीजन है कि नीतीश पर बिगेस्ट क्रिटिसिज्म है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस। इलेक्शन कमीशन डेटा बताता है कि 2015 में जेडीयू का वोट शेयर था 17%, लेकिन 2020 में यह गिरकर 15% रह गया। यानी धीरे धीरे उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है। कंपल्शन बनाम ऑपर्चुनिज्म। ऑडियंस, यहां सवाल उठता है, क्या ये सब ऑपर्चुनिज्म है या कंपल्शन? फैक्ट ये है कि बिहार की पॉलिटिक्स हेविली कास्ट बेस्ड है। कोई भी सिंगल पार्टी अकेले कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं निकाल पाती। नीतीश की जेडीयू का वोट शेयर हमेशा 17-20% के बीच रहा। ऐसे में उन्हें सर्वाइवल के लिए अलायंसेस बदलने पड़े। लेकिन परसेप्शन की दुनिया में ऑपर्चुनिज्म और कंपल्शन का फर्क ऑडियंस नहीं देखती। उन्हें लगता है ये आदमी सिर्फ सत्ता में रहने के लिए कभी इधर कभी उधर कूदता है। क्लोजिंग ऑफ पार्ट 3। तो ऑडियंस, पिक्चर अब साफ है। नीतीश कुमार ने गवर्नेंस में सुधार किए, लेकिन वीकनेसेस और कंट्रोवर्सीज ने उनकी क्रेडिबिलिटी बार बार हिट की। जॉब्स क्रिएट नहीं हुए, इंडस्ट्रीज नहीं आई, एजुकेशन की क्वालिटी लो रही, हेल्थ केयर वीक रही, अलायंसेस बदलते बदलते उनकी इमेज पलटू राम बन गई। ऑडियंस, अब सवाल उठता है, क्या फिर भी नीतीश रेलेवेंट है? क्यों लोग उन्हें बार बार अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर वही पावर में वापस आ जाते हैं? अगर हम बिहार को समझना चाहते हैं तो हमें कंपेयर करना होगा, पहले क्या था और अब क्या है। ये कॉन्ट्रास्ट ही नीतीश कुमार की असली कहानी सुनाता है। चलिए पीछे चलते हैं 2005 से भी पहले। उस समय बिहार की इमेज क्या थी? बैकवर्डनेस, क्राइम, गरीबी और मास माइग्रेशन। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि साल 2004-05 में बिहार का पर कैपिटा इनकम था सिर्फ 7,000 रुपए सालाना। कंपेयर कीजिए, नेशनल एवरेज उसी समय था 28,000 रुपए, गैप 4 गुना से ज्यादा। अब 2022-23 की बात करें, बिहार का पर कैपिटा इनकम बढ़कर हो गया है 54,000 रुपए। साउंड्स इंप्रेसिव, लेकिन नेशनल एवरेज उसी समय है 1,35,000 रुपए, गैप आज भी 2.5 गुना है। ऑडियंस समझ सकती है, प्रोग्रेस हुआ लेकिन रिलेटिव बैकवर्डनेस बनी रही। एजुकेशन में भी यही स्टोरी है। सेंसस 2001 कहता है कि बिहार की लिटरेसी थी सिर्फ 47%, नेशनल एवरेज था 65%। 2011 में बिहार पहुंचा 63% पर, नेशनल एवरेज गया 74 पर, यानी गैप थोड़ा रिड्यूस हुआ, लेकिन बिहार अभी भी पीछे है। विमेन लिटरेसी में इंप्रूवमेंट बड़ी बात है। 2001 में फीमेल लिटरेसी थी 30%, 2011 में 53%, लेकिन नेशनल फीमेल लिटरेसी उसी समय 60% से ऊपर थी। अब रोड्स पर आते हैं। 2005 में बिहार के पास कुल रूरल रोड लेंथ था 70,000 किलोमीटर, आज ये बढ़कर हो चुका है 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा। गांव गांव में कनेक्टिविटी पहुंची। इमेजिन कीजिए, पहले बरसात में कई गांव प्रैक्टिकली आइसोलेट हो जाते थे, आज वहां पक्का रोड है। इलेक्ट्रिसिटी, ये सेक्टर नीतीश की सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। 2001 की सेंसस कहती है कि बिहार में सिर्फ 22% हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाइड थे, 2011 में ये बढ़कर 64% हुआ, और आज गवर्नमेंट डेटा कहता है कि ये फिगर 90% से ऊपर है। एवरेज सप्लाई 2005 में थी सिर्फ 5 घंटे पर डे, अब एवरेज 18 से 20 घंटे पर डे तक पहुंच गई है। हेल्थ सेक्टर देखें, 2005 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 55 प्रति 1000 लाइव बर्थ्स, 2020 तक ये घटकर आया 36 पर। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो 2005 में सिर्फ 13% थी, आज 70% से ज्यादा हो चुकी है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन था, क्योंकि रूरल बिहार में पहली बार महिलाओं को हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी एक्सेसिबल हुई। लेकिन अब बिग रियलिटी चेक भी सुनिए। बिहार का डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो आज भी सबसे लो है, एक डॉक्टर प्रति 17,000 लोग। WHO स्टैंडर्ड है एक डॉक्टर प्रति 1,000। हॉस्पिटल बेड्स सिर्फ एक बेड प्रति 1700 पॉपुलेशन, यानी इंप्रूवमेंट के बावजूद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेजाइल है। अब इकोनॉमी पर डेटा देखें। बिहार की जीडीपी ग्रोथ 2005 से 2010 तक रही डबल डिजिट 11% एवरेज, कंट्री में हाईएस्ट। लेकिन ये ग्रोथ लार्जली कंस्ट्रक्शन और कंजम्पशन ड्रिवन थी, नॉट इंडस्ट्री ड्रिवन। यही रीजन है कि सस्टेनेबल जॉब्स नहीं बने। आज भी बिहार का इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टेट जीडीपी में सिर्फ 5% है। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन का शेयर सबसे ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रैक्टिकली एब्सेंट है। यही वजह है कि माइग्रेशन जारी है। वर्ल्ड बैंक डेटा 2018 कहता है कि हर साल लगभग 20 लाख बिहारी बाहर माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में। NSSO सर्वे बताता है कि बिहार के 47% हाउस होल्ड्स में एटलीस्ट एक माइग्रेंट वर्कर है। ऑडियंस, यही रीजन है कि पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा से लेकर सिवान तक हर फैमिली का कोई न कोई मेंबर दिल्ली, पंजाब या गुजरात में काम कर रहा है। अब कास्ट डायनामिक्स पर आते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स कास्ट के बिना अधूरी है। यादव पॉपुलेशन लगभग 14% है, कुर्मी जिससे नीतीश आते हैं सिर्फ 4%, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स ओबीसीज और ईबीसीज के साथ जोड़कर बनाई। ईबीसीज यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस,
जिनकी पॉपुलेशन लगभग 30% है, को पंचायत इलेक्शंस में रिजर्वेशन देकर नीतीश ने एम्पावर किया। महादलित पॉलिटिक्स भी एक मास्टर स्ट्रोक था। दलित पॉपुलेशन कुल मिलाकर 16% है। इसमें से रामविलास पासवान का इन्फ्लुएंस दुसाध पर था। नीतीश ने बाकी 2 दर्जन कास्ट्स को महादलित कैटेगरी में डालकर नया पॉलिटिकल बेस बना लिया। साथ ही विमेन, जिन्हें उन्होंने पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन दिया, भी उनकी साइलेंट वोट बैंक बनी। इलेक्शन नंबर्स क्लियर बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम आई। 2005 में जेडीयू को मिला था 15% वोट शेयर। 2010 में ये बढ़कर 22% हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से ये गिरता गया। 2020 में जेडीयू का वोट शेयर फिर से 15% पर आ गया। ऑडियंस इमेजिन कीजिए, एक तरफ डेटा कहता है रोड्स डबल हो गए, बिजली रीच 90% हाउस होल्ड्स तक पहुंच गई, स्कूल एनरोलमेंट गर्ल्स का 45% बढ़ गया, पावर्टी रेशियो 55% से घटकर 44% हुआ। लेकिन दूसरी तरफ डेटा ये भी कहता है पर कैपिटा इनकम अभी भी नेशनल एवरेज से 2.5 गुना पीछे, माइग्रेशन हाईएस्ट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13% नेशनल एवरेज के डबल से ज्यादा। यानी पिक्चर मिक्स्ड है, इंप्रूवमेंट अनडिनायबल है, लेकिन बिहार आज भी बैकवर्ड स्टेट्स में टॉप पर है। और यही कॉन्ट्रडिक्शन है ऑडियंस, यही कॉन्ट्रडिक्शन नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स और बिहार की जर्नी को डिफाइन करता है। एक तरफ सुशासन की अचीवमेंट्स है, दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है। एक तरफ कास्ट इंजीनियरिंग से सर्वाइवल है, दूसरी तरफ क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। और यही कॉन्ट्रडिक्शन फ्यूचर को भी शेप करेगा। क्या बिहार इस ट्रैप से निकल पाएगा या नहीं? क्या नीतीश अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस फ्यूचर में भी मेंटेन कर पाएंगे, या उनका एरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है? अब सवाल यह है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद नीतीश कुमार का फ्यूचर क्या है? आखिर उनकी कंपल्शंस क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, और उनकी लेगेसी कैसी याद की जाएगी? ऑडियंस, पॉलिटिक्स में सर्वाइवल हमेशा आसान नहीं होता। डेटा साफ बताता है कि जेडीयू का इंडिपेंडेंट वोट शेयर कभी भी 17-20% से ऊपर नहीं गया। 2005 में 15%, 2010 में 22%, फिर गिरकर 2020 में 15%। कंपेयर कीजिए आरजेडी से, उनका वोट शेयर कंसिस्टेंटली 20-25% के बीच रहा है। बीजेपी का वोट शेयर बिहार में 25% से ऊपर है, यानी नीतीश अकेले कभी कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं ला पाए। यही उनकी सबसे बड़ी कंपल्शन है। सर्वाइवल के लिए उन्हें अलायंस पार्टनर की जरूरत पड़ती है। अब इमेजिन कीजिए, कोई भी लीडर सत्ता में बने रहना चाहता है, लेकिन उसके पास इंडिपेंडेंट नंबर्स नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचता है? अलायंसेस। और यही कारण है कि उन्होंने 7 बार गठबंधन बदले। ऑडियंस इसे अपॉर्चुनिज्म कहती है, लेकिन उनके लिए ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। अब वीकनेसेस पर आइए। सबसे बड़ा वीकनेस, जॉब्स और इंडस्ट्री का वैक्यूम। बिहार के यूथ को आज भी बाहर जाना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 कहता है कि बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13% है, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 6%। सीएमआई डेटा बताता है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यानी 15 से 24 साल की उम्र वालों में ये रेट और भी ज्यादा, करीब 25%। डेटा और शॉकिंग हो जाता है जब हम माइग्रेशन नंबर्स देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार हर साल करीब 20 लाख बिहारी काम की तलाश में बाहर जाते हैं। लेबर मिनिस्ट्री डेटा 2021 कहता है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या थी लगभग 42 लाख। इमेजिन कीजिए, इतने वर्कर्स का बेस बाहर है। इसका मतलब है कि बिहार में जॉब्स क्रिएट ही नहीं हुई। हेल्थ केयर वीकनेस भी उतना ही बड़ा है। नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स 2020 बिहार को बॉटम टू स्टेट्स में रखता है। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो 1 डॉक्टर प्रति 17,000 लोग। WHO का स्टैंडर्ड है 1 डॉक्टर प्रति 1,000। बेड पॉपुलेशन रेशियो 1 बेड प्रति 1700 लोग। कोविड क्राइसिस ने इन वीकनेसेस को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। एजुकेशन क्वालिटी क्राइसिस अभी भी बड़ी चैलेंज है। असेर सर्वे 2019 बताता है कि क्लास 5 के सिर्फ 42% बच्चे क्लास 2 की किताब फ्लुएंटली पढ़ पाते हैं। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 13% है, जबकि नेशनल एवरेज 25%। इमेजिन कीजिए, बिहार से लाखों स्टूडेंट्स हर साल बाहर जाते हैं, कोटा, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर कोचिंग और कॉलेज के लिए। यही रीजन है कि पटना यूनिवर्सिटी का नाम धीरे धीरे रेलेवेंस खो बैठा। अब ऑडियंस को पॉलिटिकल कंपल्शंस समझनी होंगी। बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स इतनी फ्रैगमेंटेड है कि कोई भी एक कास्ट डिसाइसिव नहीं। यादव्स लगभग 14%, कुर्मी जिनसे नीतीश आते हैं सिर्फ 4%, ईबीसी 30%, महादलित्स लगभग 12%, मुस्लिम 17%। नीतीश ने महादलित और ईबीसी बेस क्रिएट करके अपनी पॉलिटिक्स खड़ी की, लेकिन ये बेस परमानेंट नहीं। यही कारण है कि कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, उन्हें हर बार किसी न किसी पार्टनर की जरूरत पड़ी। अब उनके फ्यूचर को नेशनल पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखना होगा। ऑडियंस ने देखा कि इंडिया अलायंस की बैठकों में नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर बनाने की चर्चा हुई, लेकिन कंसेंसस नहीं बन सका। रीजन सिंपल है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल।
जब कोई लीडर बार बार अलायंसेस बदलता है तो नेशनल पॉलिटिक्स में पार्टनर्स को ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन क्या नीतीश इररेलेवेंट हो रहे हैं? इसका आंसर उतना सिंपल नहीं। बिहार की पॉलिटिक्स में उनका एक्सपीरियंस अनमैच्ड है। ऑडियंस जरा सोचिए, 3 दशकों से बिहार की पॉलिटिक्स का हर बड़ा फैसला किसी न किसी तरह उनसे जुड़ा है। लालू यादव एरा को चैलेंज करने वाले वही थे, बीजेपी को बिहार में कंसोलिडेट करने वाले वही थे, आरजेडी और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने वाले भी वही बने, यानी किंगमेकर और कभी कभी खुद किंग भी। अब लेगेसी पर आते हैं। डेटा कहता है कि नीतीश ने बिहार को लॉ एंड ऑर्डर, रोड्स, बिजली, एजुकेशन एनरोलमेंट और विमेन एम्पावरमेंट में ट्रांसफॉर्म किया। रोड्स 2005 में 70,000 किलोमीटर, आज 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा। बिजली 2001 में 22% हाउस होल्ड्स, आज 90% से ज्यादा। गर्ल एनरोलमेंट 2006 से 2011 में 45% जंप। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 55 से घटकर 36। ये सब अनडिनाइबल अचीवमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ डेटा ये भी कहता है पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 2.5 गुना पीछे, माइग्रेशन हाईएस्ट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट डबल नेशनल एवरेज, हेल्थ और एजुकेशन क्वालिटी लोएस्ट इन इंडिया। क्राइम केसेस में बिहार आज भी कंसिस्टेंटली टॉप 5 स्टेट्स में, यानी उनकी लेगेसी मिक्स्ड है। एक तरफ सुशासन और सोशल इंजीनियरिंग, दूसरी तरफ क्रॉनिक वीकनेसेस। अब ऑडियंस, सबसे बड़ा सवाल आगे क्या? नीतीश कुमार की उम्र आज 70 पार है। पॉलिटिकल स्टैमिना उतना ही बचा है जितना कोई वेटरन लीडर के पास होता है। लेकिन उनकी कंपल्शन ये है कि अगर उन्होंने जल्द सक्सेसर तैयार नहीं किया तो जेडीयू की पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक होती जाएगी। डेटा ऑलरेडी क्लियर है। 2020 के इलेक्शन में जेडीयू की सीट्स घटकर सिर्फ 43 रह गई, जबकि आरजेडी बनी लार्जेस्ट पार्टी। तो क्या उनकी लेगेसी सुशासन बाबू की रहेगी या पलटूराम की? आंसर शायद दोनों का मिक्सचर होगा। गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए उन्हें क्रेडिट मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। और यही है नीतीश कुमार की कहानी। एक लीडर जिसने बिहार को अंधेरे से निकालकर रोशनी तक पहुंचाया, लेकिन जिसकी पॉलिटिक्स और कंपल्शंस ने उसे कभी फुली ट्रस्टेड नेशनल लीडर नहीं बनने दिया। एक लीडर जिसने कास्ट इक्वेशंस को रीडिफाइन किया, लेकिन जॉब्स और इंडस्ट्रीज नहीं ला पाए। ऑडियंस, यही कॉन्ट्रडिक्शन बिहार के हर वोटर के माइंड में चलता है। ग्रैटिट्यूड भी, फ्रस्ट्रेशन भी। और यही कॉन्ट्रडिक्शन तय करेगा कि नीतीश की पॉलिटिक्स आने वाले सालों में सर्वाइव करेगी या सिर्फ हिस्ट्री के चैप्टर में रह जाएगी।